जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं आकाश वर्मा। आज हम लोग संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियाँ और भाग जानेंगे कितने हैं और उनके प्रकार पढ़ेंगे किस प्रकार से इनका वर्णन संविधान में किया गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज बात कर लेते हैं कि हमारे संविधान, मैं आपको बता चुका हूँ कि 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू हुआ और मैंने आपको बताया था 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत हुआ। अंगीकृत का मतलब होता है, मैं लिखता हूं यहां पर, अंगीकृत मतलब बनकर तैयार होना, बनकर तैयार होना। तो इस दिन आपका बनकर तैयार हुआ और इस दिन आपका भारत में संविधान लागू हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से इसमें अनुच्छेद, अनुसूचियां हैं। दोस्तों, हमारे संविधान में यदि हम अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल की बात करें, तो आपके 395 अनुच्छेद स्टार्टिंग में थे, आर्टिकल थे, और आज वर्तमान में 470 हैं। ये वर्तमान में है, प्रेजेंट में। हम बात करें अनुसूचियों की, अनुसूची, तो अनुसूची ध्यान रखना, पहले 8 थी और आज वर्तमान में 12 हैं। पहले कितनी थी? 8 और आज 12 हैं। और भाग की बात की जाए तो इसमें भाग पहले 22 थे और आज वर्तमान में 25 भाग हैं। तो वर्तमान में दोस्तों 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं आपके। और जब ये बना हुआ था, संविधान बन गया था और लागू हो गया, तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। तो सबसे पहले आज हम लोग अनुसूची पढ़ेंगे। अनुसूची, आज हम अनुसूचियों को खत्म कर लेंगे और नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग प्रत्येक संविधान का जो आर्टिकल है हम उसको खत्म करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह की जाए, मैं यहां पर डाल देता हूं हेडिंग अनुसूची, और अनुसूची आपकी 8 + 4 = 12। और पहली अनुसूची, दोस्तों पहली अनुसूची की बात की जाए तो आप अनुसूचियां सारी, आर्टिकल, ये सारे भाग आप मौखिक रूप से याद कीजिए। कोशिश करो ये हमें मौखिक रूप से याद हो जाए, ठीक? नोट्स तो बनाइए। तो बात करते हैं पहली अनुसूची की। तो पहली अनुसूची में क्या दिया गया कि भारत जहां तक विस्तृत है, कहने का मतलब मैं आपको एक डेमो देना चाहूंगा। दोस्तों देखिए, भारत का विस्तार जहां से जहां तक है, या कह सकते हैं कि हम नक्शे पर भारत की सीमा जहां से जहां दर्शाते हैं, और भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी का नाम, सभी का सीमा क्षेत्र, पूरा का पूरा विस्तार अनुसूची प्रथम में दिया गया। अनुसूची प्रथम में दिया गया। तो यहां कह सकते हैं भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम तथा सीमा क्षेत्र का विस्तार दिया गया। मतलब जितना भी भारत है उसका पूरा का पूरा वर्णन आपके अनुच्छेद 1 में किया गया। अब यहां दोस्तों बात आती है आर्टिकल कहां से कहां तक आते हैं, तो ध्यान रखेंगे, पहले 1 से लेकर 4, 1 2 3 4 मतलब 4 आर्टिकल आपके किस में आते हैं? अनुसूची प्रथम में। पॉइंट क्लियर? बढ़ाते हैं इसको, नोट कीजिए। दोस्तों नंबर 2 जो अनुसूची है, नंबर 2 अनुसूची क्या कहती है कि इसमें वेतन तथा भत्ते, याद रखेंगे, वेतन तथा भत्ते तथा उपलब्धियां मिलने वाली, मतलब जितने भी आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या कह सकते हैं कि जितने भी आपके नेता, राजनेता वगैरह वगैरह होंगे, उन सभी को मिलने वाले वेतन तथा भत्ते वो अनुसूची 2 के अकॉर्डिंग ही दिए जाते हैं। तो अनुसूची 2 में वेतन और भत्ते का विवरण दिया गया।
तो क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, किस अनुसूची में वेतन और भत्ते का विवरण दिया गया, तो आप बताएंगे अनुसूची 2 में दिया गया। पॉइंट क्लियर। किस प्रकार से, जैसे कि आपका राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन भत्ता, आपके सुप्रीम कोर्ट, आपके हाई कोर्ट, आपके राज्यसभा लोकसभा के उपाध्यक्ष सदस्य वगैरह वगैरह, तो बहुत सारे लोग हैं इसमें जिनको आपके वेतन और भत्ते मिलते हैं। नंबर 3 की बात की जाए तो नंबर 3 में क्या है, आपकी मिलने वाली शपथ, शपथ का उल्लेख है। शपथ का उल्लेख मतलब जितने भी राज्य पदाधिकारी व्यक्ति होंगे, राज्य पदाधिकारी व्यक्ति का मतलब ये हो गया आपका राज्यसभा, लोकसभा, मंत्रिपरिषद, आपका विधानसभा, विधान परिषद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके न्यायाधीश, इन सभी को मिलने वाली शपथ किसके द्वारा दी जाती है? सभी को मिलने वाली शपथ आर्टिकल 3 के द्वारा दिलाई जाती है। सॉरी, आर्टिकल नहीं, अनुसूची 3 के द्वारा दिलाई जाती है। तो नेक्स्ट नंबर 4 में दोस्तों, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब दोस्तों ये पॉइंट समझिए, सीटों का आवंटन मतलब क्या है? मतलब ये कि मैं आपको पढ़ाऊंगा लोकसभा और राज्यसभा, तब हम इसको जानेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। होता यह है कि लोकसभा और राज्यसभा में मंत्रिपरिषद बैठते हैं, और मंत्रिपरिषद कहां से आएंगे? सारी मंत्रीगण आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। अब हुआ क्या कि 250 सीटें मान के चलो इसमें हैं, किसमें? राज्यसभा में। और राज्यसभा में 250 सीटें हमने मान के चली, तो किस किस प्रदेश से, मतलब किस किस राज्य से और किस किस केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें राज्यसभा में जाएंगी, वो तय कौन करेगा? वो तय करेगा आपका अनुसूची 4। अब जैसे मैं कुछ राज्यों के नाम लिखूं, एग्जाम्पल आप थोड़ा समझिए इसको। मान के चलो यहां आपके 4 राज्य हैं, कितने? 1 2 3 4। ओके, अब ये 4 राज्य हैं। अब हुआ क्या, ये 250 सीटें भरनी है। मान के चलो ये राज्य थोड़ा सा गरीब है, डेवलपमेंट नहीं है, तो यहां पर 10 सीटें राज्यसभा में चलेगी। ये डेवलपमेंट है तो यहां से आपकी 4 सीटें राज्यसभा के लिए चली गई, यहां से 3 सीटें चली गई, यहां से 1 सीट चली गई। तो इस प्रकार से प्रत्येक राज्य से कोई ना कोई सीट आपकी कहां जाती है? राज्यसभा के लिए तय की जाती है आपका अनुसूची 4 से। पॉइंट क्लियर। आगे बात करें अनुसूची 5। अनुसूची 5 में कहा गया, अनुसूचित जाति तथा जनजाति पर प्रशासन तथा नियंत्रण। दोस्तों हुआ क्या कि अनुसूचित जाति और जनजाति पर प्रशासन और नियंत्रण किस प्रकार से करना होगा, वो आपका अनुसूची 5 में दिया गया। अनुसूची 5 का मतलब क्या है? मतलब जो SC ST है ना, जो भी मतलब पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको हम लोग डेवलपमेंट किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि वो लोग पिछड़ चुके हैं। और आप जानते हो, अगर एक जगह जहां लोग ज्यादा पिछड़ जाएं तो वो लोग बहुत पीछे रह जाएंगे ना, तो उनको भी बराबर से बराबर कंधा मिलाने का मौका किस प्रकार से मिलेगा, किस प्रकार से हम लोग उन पर राजनीति करेंगे और किस प्रकार से उनको हम लोग आगे ले जाएंगे। तो ये सारा कुछ ब्यौरा किस में दिया गया? आपके अनुसूची 5 में दिया गया। अनुसूचित जाति तथा जनजाति पर नियंत्रण और प्रशासन किस प्रकार से किया जाए। दोस्तों ये आपकी पांच अनुसूचियां हो गई। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली में पूरे भारत का विवरण है। दूसरे में आपका वेतन और भत्ता सभी पदाधिकारियों को मिलने वाला। नंबर 3 में शपथ है, सभी राज्य पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ। नंबर 4 राज्यों का तथा केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में सीटें या फिर राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया। अनुसूची 5 ये कहती है कि आपका अनुसूचित जाति तथा जनजाति पर प्रशासन और नियंत्रण किस प्रकार से होगा, वो आपका अनुसूची 5 में कहा गया। नोट कीजिए इसको।
6। अनुसूची 6 क्या कहती है दोस्तों? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं और चारों राज्यों को आप ध्यान रखेंगे। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये चारों राज्य आपके पूर्वोत्तर हैं। पूर्वोत्तर मतलब ये वाले पूर्वोत्तर राज्य हैं आपके। जैसे मैं बात करूं असम की, तो असम आपका ये वाला क्षेत्र पड़ता है, असम, ठीक है ना। आपकी बात करूं मेघालय, तो मेघालय आपका ये पड़ता है। त्रिपुरा, तो त्रिपुरा ये पड़ता है। मिजोरम, मिजोरम ये पड़ता है आपका। मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। ओके, तो इस प्रकार से आपके 4 राज्य पड़ते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो हुआ क्या दोस्तों कि असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों पर प्रशासन। अब प्रशासन का मतलब यह हो गया कि यहां पर जितने भी लोग रूरल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उन सभी पर प्रशासन किस प्रकार से किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हो पूर्वोत्तर जो भाग है भारत का वो पूरा जंगली एरिया है ना। यहां पर जंगल बहुत है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़े से कह सकते हैं रूरल हैं, है ना। तो अशिक्षित लोग हैं, तो इन पर प्रशासन किस प्रकार से गवर्नमेंट करेगी, इनको शिक्षित किस प्रकार से कर पाएगी और इनको एक अच्छे स्तर पर किस प्रकार से लेकर पहुंच पाएगी। तो वो सारा का सारा डाटा किस में दिया गया, आपकी अनुसूची 6 में दिया गया। नेक्स्ट बात करें 7। तो 7वीं अनुसूची में क्या कहा गया कि आपके केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, आप सबको पता होगा कि हमारे राज्य और जितने भी आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं इन सभी का शक्तियों का बंटवारा किया गया। मतलब राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मामले में दखलंदाजी नहीं करेगा और ना ही केंद्र राज्यों के मामले में दखलंदाजी करेगा, सभी को काम बांट दिए गए। तो यहां पर क्या हुआ कि 3 प्रकार से काम बांटे गए, 3 प्रकार से इनको अपनी अपनी शक्तियां दे दी गई और ये शक्तियां 3 प्रकार से थी। पहला संघ सूची, दूसरा समवर्ती सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो ये 3 सूचियों में इनकी शक्तियां बांटी गई। क्या बांटी गई? इनकी शक्तियां मतलब पावर, कि आपको किस किस प्रकार से शक्तियां रहेंगी। अब दोस्तों जो संघ सूची है, संघ सूची में कौन काम करता है? तो वो काम करती है केंद्र। कौन काम करता है? केंद्र सरकार। राज्य सूची में कौन काम करता है? तो राज्य सूची में आपकी राज्य सरकारें काम करती हैं। और समवर्ती सूची में कौन काम करेगा? तो यहां पर दोनों ही सरकारें काम करेंगी, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो। यहां पर दोनों लोग सलाह और मशवरा, मतलब एक दूसरे से सलाह लेकर आपका काम किया जाएगा। संघ सूची में स्टार्टिंग में 97 सब्जेक्ट थे, आज 100 विषय हैं। विषय की बात कर रहा हूं, कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। पहले कितने थे? 97 विषय थे, 97 जब ये बनकर तैयार हुआ था आपका। ठीक, नेक्स्ट बात करें राज्य सूची, तो राज्य सूची में पहले 66 थे, आज वर्तमान में आपके 61 विषय हैं। तो राज्य सरकारें आपके 61 विषयों पर काम करती हैं, 61 कार्य होते हैं उनको करने के लिए। नेक्स्ट बात की जाए समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में पहले आपके 47 थे, आज वर्तमान में 52 विषय हैं। कितने विषय हैं? 52 विषय। दोस्तों ये है आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इस प्रकार से आपकी सरकारें सभी काम करती हैं। नेक्स्ट 8वीं अनुसूची। अब 8वीं अनुसूची में क्या कहा गया? आपकी भाषाओं का उल्लेख किया गया। भाषाओं का उल्लेख। अब ये भाषा का उल्लेख किस प्रकार से किया गया? जब संविधान बना, तो मैं आपको एक यहां पर बात बता दूं कि स्टार्टिंग में 14 भाषाएं थी, 14, और आज वर्तमान में संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, 22 भाषाओं का। तो 14 थी, वो तो स्टार्टिंग में बन चुकी थी, लेकिन कौन कौन सी बाद में आई, यहां से क्वेश्चन कभी कभी पूछ भी लेते हैं, तो ध्यान रखेंगे 1967 में, 1967 में आपकी सिंधी, 1992 1992 कोंकणी, मणिपुरी,
एक मिनट, अभी एक मिनट मिटा देते हैं इसको, मिस्टेक हो गई। दोस्तों हम कहाँ बात कर रहे थे? भाषाओं की बात कर रहे थे, ठीक है। तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, ओके। और 22 भाषाओं के उल्लेख में मेरा पॉइंट मिस कर रहा हूं, तो थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, मतलब मैं आगे बढ़ाता हूं पॉइंट को, और मैं इसको जैसे ही माइंड में आएगा मैं आपको दोबारा रिवाइज करा दूंगा। तो इसमें भाषा का उल्लेख है। नेक्स्ट बात की जाए 9वीं अनुसूची। तो दोस्तों 9वीं अनुसूची में क्या होता है कि आपको मैंने बताया था हमारी कितनी अनुसूचियां थी, 8 थी, और उसके बाद 4 जोड़ी गई, और आज वर्तमान में कितनी हो गई, 12 हो गए, है ना। और हुआ क्या कि 9वीं अनुसूची प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, मतलब प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, मतलब ये कि पहला संविधान संशोधन अधिनियम कब हो रहा है, 1951 में हो रहा है। मतलब 1950 में लागू हो गया, और 1991 में पहली बार संविधान में कुछ संशोधन किया जा रहा है। और जो ये संशोधन है वो किस प्रकार से है वो मैं आपको बता दूं। इसमें संपत्ति का अधिग्रहण किया गया, मतलब संपत्ति छीन ली गई। तो संपत्ति का जो रखने का अधिकार है वो आज हमारा नहीं है, मतलब ये हमारी जमीन आज हमारी नहीं है। हम लोग जिस जमीन के पीछे लड़ जाते हैं, गवर्नमेंट जब चाहे तब इस पर अपना काम चला सकती है। मतलब कहने को तो हमारी है जमीन है, हमसे कोई छीन नहीं सकता अन्य व्यक्ति। लेकिन होता क्या है कि सभी जमीनों का अधिकार सीधा कानूनी अधिकार बना दिया गया, मतलब कानून को दे दिया गया। अब आपको पता होगा आजकल कितना डेवलपमेंट हो चुका है और हो रहा है ना। तो बहुत से रोड जो चौड़े हो रहे हैं, और हमारे घर जो रोडों पर बने हुए हैं, क्या हम उन सड़कों को रोक पाते हैं बनने से? नहीं। गवर्नमेंट जब चाहे तब अपना हिस्सा वहां से ले सकती है। मान के चलो अभी गवर्नमेंट को कोई योजना बनानी है हमारे खेतों के द्वारा, या फिर कह सकते हैं खेतों के रास्ते से कुछ रेल वगैरह निकाली जाए, तो वहां क्या होगा कि हमें अपनी संपत्ति गवर्नमेंट को देनी ही पड़ेगी। मतलब संपत्ति का अधिकार आज एक कानूनी अधिकार बन चुका है। तो वो सारा संपत्ति का अधिकार किसने कर लिया? संपत्ति का अधिकार राज्यों के द्वारा कर लिया गया, ठीक। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा। दोस्तों ये आपका 9वीं अनुसूची। 10वीं की बात की जाए तो 10वीं आपका 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ेगी। मतलब पहला संविधान संशोधन अधिनियम 2, 3, 10, 20, 30 ऐसे करके आपके जब 52वां संविधान संशोधन हुआ, मतलब 52वां बदलाव हुआ संविधान में, तो वो हुआ था 1985 में। और ये था आपका दल बदल से संबंधित कानून। अब ये दल बदल क्या था, हल्का समझिए। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति मैं यहां पे एग्जांपल दूंगा, आप समझना। मान चलो ये 4 पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी मान लो, ठीक है। तो आपके 4 पार्टियां हैं, कोई व्यक्ति इस पार्टी का है, ओके। और उसने क्या किया, उसने देखा यार इस बार ये पार्टी जीतने वाली है, तो वो कुछ ही दिनों के अंदर क्या करते थे, एडवर्टाइज प्रचार इसका कर रहे थे। लेकिन उन्हें मालूम पड़ा कि पार्टी ये जीतने वाली है, तो तुरंत क्या करते थे, अपनी पार्टी ही बदल लेते थे। तो इसको हम कहते हैं दल बदल। अब इसका व्यक्ति मान के चलो जब इनको मालूम पड़ा यार ये जीतने वाले हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अपने आप ही स्वयं दल बदल, मतलब अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में एंट्री कर जाते थे। तो इससे बहुत सारा नुकसान होने लगा राजनीति में। तो हुआ क्या कि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम सन थी आपकी 1985। और यह कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो दल बदल करता पाया जाता है उसकी सदस्यता छीन ली जाएगी, उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। तो यह बना आपका 10वीं अनुसूची में। नोट कीजिए दोस्तों, दसवीं हो गई। नेक्स्ट है आपकी 11वीं। तो 11वीं में क्या है, आपका 73वां
संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 1992, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। इस दिन क्या हुआ? इस दिन आपका पंचायती राज्यों को काम करने के लिए 29 विषय दिए गए। मतलब जो भी पंचायतें होंगी वो आपका 29 सब्जेक्ट पर काम करेगी, उनको आपके यहां 29 विषय होंगे। आप आंकड़ा लगाइए 29 सब्जेक्ट कितना हो सकता है ना। और हम लोगों के यहां हम लोग देखते भी हैं, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, कि उनकी पंचायतें कितने काम कराती हैं उनके गांव में। ठीक है, मुश्किल से 5 या 6 काम ही करा पाती हैं। और संविधान में कितने कामों की घोषणा की गई? 29 विषयों पर आप लोग काम कराएंगे। लेकिन जिस व्यक्ति को नॉलेज है वो काम करा रहा है, जिसको नहीं है वो नहीं करा पा रहा। लेकिन आप सब लोग शिक्षित हैं, तो आप लोग अपने अपने पंचायतों को समझाइए कि हमारे यहाँ 29 विषयों पर काम किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात की जाए 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ये भी आपकी 92 में जोड़ी गई। ठीक, जोड़ने की बात कर रहा हूं, जोड़ी गई। अब इसमें क्या हुआ? जो भी आपकी नगर पालिका होंगी, नगर पालिका, अब तो बहुत से गांव भी आपके नगर पालिका में आ गए, मतलब सिटी के नजदीक आ गए ना। तो नगर पालिकाओं को 18 विषयों पर काम करने के लिए कहा गया। 18 विषयों पर कौन काम करेगा? 18 विषयों पर आपका नगर पालिका काम करेगी। दोस्तों नोट कीजिए, है ना, और भी बात करते हैं, नोट कीजिए इसको। बोलते बोलते थोड़ा सा गला सूख जाता है ना। चलिए नोट कीजिए, आप नोट कर लिया आपने, है ना। तो देखिए हम लोग 8 अनुसूची को पहले पढ़ लिया, और ये आपकी 4 अनुसूचियां और हो गई, तो कितनी हो गई? 12 अनुसूचियां हो गई। ठीक, तो इन अनुसूचियों को मौखिक रूप से ही याद करना। जितना मौखिक रूप से हम संविधान को याद कर लेंगे, हमें एग्जाम देने में बहुत ही आसानी होगी। दोस्तों अभी मैंने आपको इसमें 8वीं अनुसूची जो कराई थी, इसमें आपकी भाषाएं थी, है ना। तो हल्का सा इसको भी आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आने की उम्मीद है पूरी है। चलिए, तो देखो मैंने आपको बताया इसमें आपकी 14 भाषाएं थी और बाद में 8 भाषाओं को जोड़ा गया। कोशिश करना याद करने की। ठीक, इसमें क्या हुआ? 1967 में 1967 में आपकी सिंधी को जोड़ा गया। सिंधी 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए हम लोगों को भी इन भाषाओं के बारे में पता नहीं, ये भाषा कौन, मतलब किस किस प्रकार की हो सकते हैं। ठीक है ना, तो लेकिन हम लोग 2-3 बार इसको रिवाइज करेंगे तो आसानी से कोई भी चीज़ अपने आप याद हो जाती है। तो 1967 1967 सिंधी, 1992 कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 2003 कह सकते हैं 2003 बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ये 4 और ये 3 और 1 आपकी 8। तो ये आपकी इस प्रकार से 14 से 22 भाषाएं हो गई। तो आज वर्तमान में हमारे संविधान में आपके 22 भाषाएं। तो आपका दोस्तों आज एक लेक्चर खत्म हो गया, इसका नाम था अनुसूचियां। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आर्टिकल के बारे में जानेंगे। आर्टिकल आपके 1 से लेकर 395 जितने भी इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं वो सभी जानेंगे। तो बस इतना ही कि घर रहिए और स्वस्थ रहिए, है ना, और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए, क्योंकि इस महामारी में हमें अपने आप को सुरक्षित ज़्यादा रखना है। क्योंकि यदि जी सके तो हम लोग आगे कुछ कर सकेंगे, यदि हम जी नहीं पाए तो कुछ मतलब ही नहीं, जितना भी हमने किया वो सब बेकार ही है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।